मार्क सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मार्क देखते हैं कि स्टोर में कोई नहीं है। फिर वे कर्मचारियों के कमरों की ओर देखते हैं। इस कमरे का दरवाजा खुला था। जब वे रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे के अंदर का दृश्य जो था वो अच्छा नहीं था। एक व्यक्ति का पैर नजर आता है और देखते हैं कि एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और आसपास बहुत सारा खून देखते हैं। और जिस इंसान की बॉडी वहां पर पड़ी देखी गई वो 37 वर्षीय दया भाई कालिदास चौधरी है, जिसे डीके चौधरी भी बुलाया जाता था। जब ग्राहक चला गया तो डीके अपने कमरे में एंटर कर रहे थे तो उनके पीछे ही एक व्यक्ति एंटर करता है और उस व्यक्ति ने सफेद हुडी डाली होती है, मास्क पहना होता है और सन ग्लासेस लगाए होते हैं कि स्काई मैम वहां पर उस घर में पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है। आखिरकार कोर्ट के फैसले का समय आता है। डीके चौधरी की हत्या के लिए स्काई मैम के खिलाफ कोर्ट का फैसला आजीवन कारावास मतलब लाइफ सेंटेंस बिना किसी पेरोल के दिया जाता है। तारीख है 9 मार्च 2014 और जगह है डाल्टन जॉर्जिया यूएसए का एक उपनगर। डाल्टन में 3385 एयरपोर्ट रोड पर एक गैस स्टेशन है जिसका नाम है कंकू एक्सप्रेस। उस समय के अनुसार रात के 11:30 बजे 911 पर एक कॉल की जाती है। कॉलर को फोन पर सूचित किया जाता है कि गैस स्टेशन पर लूट हो गई है और एक कर्मचारी मारा गया है। कॉलर से कहा जाता है कि कर्मचारी जीवित है या मृत है, ये चेक करिए। कॉलर को फिर से सूचित किया जाता है कर्मचारी मृतक कंडीशन में है। स्टोर के 2 नियमित ग्राहक हैं, उनमें से एक का नाम है मार्क। जब मार्क स्टोर में एंटर करते हैं तो वे स्टोर की स्थिति देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है और स्टोर पर श्योरली कोई लूट हुई है। जब वे काउंटर पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, लेकिन काउंटर पर बहुत सारी नकदी है और बहुत सारे लॉटरी टिकट्स हैं और बाकी सामान भी है जो लोगों के लिए स्टोर में रखा जाता है। मार्क सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मार्क देखते हैं कि स्टोर में कोई नहीं है। फिर वे कर्मचारियों के कमरों की ओर देखते हैं। इस कमरे का दरवाजा खुला था। जब वे रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे के अंदर का दृश्य जो था वो अच्छा नहीं था। जब वो कमरे के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कमरे की एंट्रेंस पर एक व्यक्ति का पैर नजर आता है और देखते हैं कि एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और आसपास बहुत सारा खून देखते हैं। मार्क स्टोर की ओर भागते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। मार्क पुलिस को कॉल तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो इंसान वहां पर घायल पड़ा है वो मृतक कंडीशन में है या जीवित है, और उसे चेक करने के लिए उनके पास ये साहस नहीं है कि वो वहां पर जा पाएं। उसके साथ एक महिला आती है। वे औरत दलेरी से कमरे के अंदर जाती है और वो खुद जांच करती है कि वो इंसान जो कमरे के पास लेटा पड़ा था, तो उस लेडी को ये पता चल जाता है कि जो इंसान कमरे के अंदर लेटा हुआ है और खून में लथपथ है वे व्यक्ति मर चुका है। अंदर सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी है और जिस इंसान की बॉडी वहां पर पड़ी देखी गई वो 37 वर्षीय दया भाई कालिदास चौधरी है, जिसे डीके चौधरी भी बुलाया जाता था। वो इस स्टोर का बहुत पॉपुलर कर्मचारी है। लोग उसे डीके कहते थे। डीके 37 वर्षीय के थे। वे भारत से अमेरिका आए थे और डाल्टन में बसने से पहले वे न्यू जर्सी में रहते थे। वे न्यू जर्सी से यहाँ पर आए थे। डीके बहुत फ्रेंडली पर्सन थे और उनके ग्राहकों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। वे हर किसी से हंसकर बोलते थे। डीके की शिफ्ट शाम 7 बजे शुरू होती थी, जिसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाता है। बहुत सारे स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि डीके से बेहतर व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस की समझ में जो पहली चीज आती है वो ये थी कि यहाँ पर लूटपाट हुई है और व्यक्ति जिसको घायल किया गया है उसका नाम डीके है।
और पुलिस को ये भी समझ आ जाता है कि डीके अब मृतक हालत में है। डीके के आखिरी पल बहुत बुरे थे क्योंकि उसे बहुत क्रूरता से मारा गया था। डीके का शरीर चाकू से गोदा गया था और उसके चेहरे पर टेप लगाया गया था ताकि डीके सांस ना ले सके। बहुत सारा खून बहा था और जब मेडिकल एग्जामिनर शरीर की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीके के शरीर का 2/3 खून बह चुका था। मेडिकल एग्जामिनर्स को ये भी पता चलता है कि डीके के शरीर का इतना खून बह गया था कि वे सांस नहीं ले सके। इसके बावजूद जब हत्यारा डीके को छोड़कर गया तो डीके 10 मिनट तक जीवित रहे। उस समय डीके का शरीर उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। पहला सबूत एक मोबाइल फोन था जिसे पुलिस ने वहां से बरामद किया। पुलिस ने पहली चीज सीसीटीवी कैमरों की मदद से की। पुलिस को उम्मीद थी कि कैमरे ठीक से काम कर रहे होंगे। 7 कैमरे थे और सभी परफेक्ट कंडीशन में काम कर रहे थे। रात 10 बजे का समय था। पुलिस ने कैमरों की जांच शुरू की। रात 10:30 बजे डीके अपनी शिफ्ट पर थे। दोपहर 3:30 बजे कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। डीके अपने ग्राहकों से बात कर रहे थे। पुलिस ने जब कैमरे खंगाले तो उन्होंने देखा कि जब डीके ग्राहक से बात कर रहे थे तो बात करने के बाद जब ग्राहक चला गया तो डीके अपने कमरे में एंटर कर रहे थे तो उनके पीछे ही एक व्यक्ति एंटर करता है और उस व्यक्ति ने सफेद हुडी डाली होती है, मास्क पहना होता है और सन ग्लासेस लगाए होते हैं। उसने दस्ताने भी पहने होते हैं और काले रंग का बैग उसने अपने साथ लिया होता है। सीसीटीवी फुटेज में डीके कमरे में प्रवेश कर रहे थे और डीके को कदमों की आवाज सुनाई देती है। और जब डीके ने मुड़कर देखा तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया तो डीके डर गए और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे। शायद उन्होंने महसूस कर लिया था कि कोई उन पर अटैक कर रहा है। डीके दरवाजा बंद ही करने वाले थे कि इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करवाते हमलावर ने पिस्तौल निकाली और डीके पर निशाना साधा, लेकिन पिस्तौल फर्श पर ही अटक गई और हमलावर ने चाकू निकाला और डीके पर हमला शुरू कर दिया। डीके सदमे में चले गए और होश खो बैठे। हमलावर ने डीके के चेहरे और नाक पर डक्ट टेप लगा दी, मतलब उनका मुंह बिल्कुल बंद कर दिया। वे घायल थे और खून बह रहा था। हमलावर डीके के पास बैठा रहा और उसे गला घोटने की कोशिश करने लगा। कुछ मिनट बाद वह उठा और चला गया। उसे कमरे में क्या हो रहा है इसका पता नहीं था। एक रेगुलर आने वाला ग्राहक जिसका नाम चार्ल्स है वो स्टोर में एंटर करता है और हमलावर के कदमों की आवाज़ सुनता है। हमलावर डीके को छोड़कर स्टोर की ओर भागता है। चार्ल्स हमलावर को देखता है और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। हमलावर कैश काउंटर पर जाता है। कैश काउंटर से हमलावर $200 नकदी और लॉटरी टिकट लेता है। हमलावर पैसे को अपने बैग में डालता है और चला जाता है। पुलिस को लगा कि हमलावर एक आदमी है। डीके की हत्या की क्रूरता ने पुलिस को विश्वास दिलाया कि हमलावर एक आदमी ही हो सकता है, क्योंकि शायद एक औरत ऐसी क्रूरता नहीं दिखा सकती। पुलिस को बाथरूम में एक काला बैग भी मिलता है। इसके बाद बाथरूम के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि हमलावर एक लड़की है और वो एक ब्लैक लड़की है, क्योंकि पहले वो बाथरूम में प्रवेश करती है, ये सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। लेकिन जब वे बाहर आती है तो वह हमलावर लड़की सफेद हुडी पहने हुए थी, सनग्लासेस लगाए हुए थी, दस्ताने पहने हुए थी। अब ये पुलिस को क्लियर है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि डीके की कोई हत्यारी लड़की है। अब पुलिस का अगला काम है इस लड़की की पहचान करना और उसे ट्रैक करना। तो पुलिस क्या करती है, वे सभी फुटेज प्रकाशित करती है, लोगों से मदद मांगती है, उन्हें कहती है कि पूरा वीडियो देखें और इस लड़की के बारे में अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दें। और कुछ ही घंटों बाद जब वो फुटेज प्रकाशित किया जाता है, पुलिस को एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि ये 21 वर्षीय लड़की स्काई रेवन मैरी मिम्स है, ये उसका नाम है, ये उसकी पहचान है। ये लड़की कौन है? ये लड़की एक डांसर है, एक रैपर है और एक मॉडल है। पुलिस उसकी जांच करती है और उसके रिकॉर्ड्स को देखती है। सबसे पहले वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़की ने इतनी क्रूरता से हत्या की है कि उसका पुलिस के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात तो छोड़िए, कोई छोटी मोटी झड़प या कोई छोटी मोटी टिकट भी उस लड़की को कभी नहीं मिली। पुलिस पूरी तरह से भौचक्की रह जाती है। वो दोबारा से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या केस कोई गलत एंगल तो नहीं पकड़ रहा। और दूसरी बात ये थी कि पुलिस को ये फुटेज भी मिली
जिसमें ये स्काई रेवन नाम की जो लड़की थी वो डीके की हत्या करने के बाद कई स्टोर्स में जाती है, और इस बार जो बाकी स्टोर्स की फुटेजेस थी उसमें उसका चेहरा पूरी तरह नंगा था। पूरी तरह से वो क्लियरली देख पा रहे थे सीसीटीवी फुटेजेस में। बाद में पुलिस को ये भी पता चलता है कि एक स्टोर पर जाके रेवन अपने कार्ड का यूज़ करती है, जहां पुलिस को उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। जब पुलिस को ये पुष्टि हो जाती है कि ये वही लड़की है जो हमलावर है जिसने डीके को मारा, तो उसी समय उसके फोटो नेशनल मीडिया में फैला दिए जाते हैं ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कोई भी पब्लिक वाला बंदा दे सके। डीके चौधरी की हत्या के मामले में व्हाइटफील्ड काउंटी के ASKN स्टोरी के क्लर्क अगले दिन डीके की हत्या के कुछ घंटों बाद पूरा स्थानीय इलाका डीके की हत्या के बारे में जान जाता है। बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अपना दर्द व्यक्त करते हैं और ये अफसोस प्रकट करते हैं कि डीके की हत्या इतनी ज़्यादा बेरहमी से की गई। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि यहाँ तक कि बहुत सारे स्थानीय पुलिस कर्मचारी भी वहाँ पर आते हैं और अपना दर्द व्यक्त करते हैं। इस स्टोर का मालिक पुलिस को बताता है कि डीके केवल एक कर्मचारी ही नहीं था, उसे लगता है कि उसके परिवार का एक सदस्य गुजर गया है। वे आगे कहता है कि उसके स्टोर से लगभग 90 लॉटरी टिकट गायब थे। अब पुलिस पूरी तरह से इस लड़की की गिरफ्तारी में लग जाती है, लेकिन पुलिस को अब लगता है कि ये लड़की एक जगह पर अटकी नहीं है, वे इधर उधर ज़रूर घूमती रहती है। उसी समय पुलिस को एक टिप मिलती है कि स्काई मेम एक दोस्त के घर में छिपी हुई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और घर में एंटर करती है। वे वहां पर जाकर देखते हैं तो खुद वो हैरान हो जाते हैं कि स्काई मेम वहां पर उस घर में पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है। स्काई मैम भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास हो जाता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है तो वे पुलिस को चुनौती देती है कि उसे गोली मार दे और उसे मार ही डाले। स्काई मैम पुलिस से बार बार कहती है कि उसे गोली मार दें क्योंकि वे नग्न अवस्था में है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। सबसे पहले पुलिस वाले स्काई मैम की बॉडी को एक बेडशीट से ढक देते हैं और हथकड़ी लगाते हैं। वे स्काई मेम को मेगरली स्ट्रीट में अपनी पुलिस कार में बैठाते हैं। स्काई मेम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही थी। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो वे किसी तरह हथकड़ियों से खुद को मुक्त कर लेती है। इसके बाद जब उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है तो वे पुलिस के साथ सहयोग नहीं करती और उनसे बात नहीं करती। लेकिन वो करती क्या है? जब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन चैम्बर में लेकर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वे कमरे के सामने जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? स्काई मैम इन सभी चीज़ों की परवाह नहीं करती। इसका कारण ये है कि इतने सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, खासकर उसका अपना ब्लैक बैग जो उसने डाला हुआ था, और वो उस स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में भी आया जिस स्टोर में डीके चौधरी का मर्डर हुआ था। सबसे पहले वही दस्ताने और टेप की बची हुई रोल जिसका एक टुकड़ा डीके के चेहरे पर लगाया गया था। इसके अलावा वही चाकू और उस चाकू पर डीके का वही खून। इसके अलावा उस बैग में एक पिस्तौल भी मिलती है। इसके बाद चाहे वे बात करें या ना करें, पुलिस के पास इतने सारे सबूत हैं कि वे इस मामले को कोर्ट ले जा सकते हैं। लेकिन अब पुलिस को हर मामले को हर एंगल से देखना पड़ता है। एक एंगल ये भी है कि ये कोई पुराना रिश्ता या पुरानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि डीके चौधरी और स्काई मैम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। केवल वही जो हम गलत जगह पर गलत समय पर हो सकते हैं। इस मर्डर का एंगल यही था कि डीके चौधरी गलत जगह पर गलत समय पर थे। यही डीके चौधरी के साथ हुआ था। स्काई मैम उस दिन घर से केवल एक मकसद से निकलती है कि किसी भी स्टोर को लूटना है मुझे, और यही एकमात्र चीज़ है जो डीके को उसका टारगेट बनाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डीके की हत्या वाली जगह से 15 से ज़्यादा डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। इसके बाद पुलिस अब मामले को अगले स्टेप पे ले जाने के लिए तैयार है, और स्काई मैम के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक है अपना कसूर मान लेना और हत्या स्वीकार करना। उस मामले में सज़ा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था, लेकिन स्काई मैम यहाँ पर करती क्या है? वे खुद को नॉट गिल्टी प्ले करती है। वे वही स्काई मैम थी जिसके घर पर जब पुलिस पहुँचती है
वे पुलिस वालों को कहती है कि मुझे गोली मार दो, तुम सब जानते हो, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत हैं। लेकिन अब उसका लहजा पूरी तरह से बदल जाता है। वो खुद को कहती है कि उसने हत्या नहीं की। वे नॉट गिल्टी प्ले करती है। जब कोर्ट में सभी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो स्काई मैम का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। वे वकीलों के आपस में बात करने या जज को हत्या की क्रूरता के बारे में बताने के समय हंसती रहती है। सभी डिटेल्स बताई जा रही होती हैं। उस समय स्काई मैम तभी भी हंसती रहती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और उसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। इसके अलावा वे कभी कभी कोर्ट में लोगों को देखती है और हाथ हिलाने लगती है जैसे वे कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। अब स्काई मैम के पिता कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि परिवार में अलग अलग मानसिक विकारों का इतिहास रहा है। स्काई मैम बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रही है। बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बर्ट पोस्टन अपनी राय देते हैं। वे कहते हैं कि अगर वे मानसिक रूप से बीमार हैं तो ऐसे व्यक्ति डीके चौधरी की तरह किसी को भी निशाना बना सकते हैं और किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, और ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर्स नहीं होते। इसके अलावा स्काई मैम के कई और फ्रेंड्स भी कोर्ट में आते हैं और अपना बयान देते हैं। हर बयान में ये सभी लोग यही कहते हैं कि वे एक सिंगर, डांसर, रैपर थी और वे अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि उसके पास करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी पैसा नहीं था, कोई इनकम सोर्स नहीं था। इसलिए वह पिछले कुछ महीनों से अलग अलग लॉटरी टिकट्स पर फोकस कर रही थी। एक खास प्रकार की लॉटरी टिकट जिसमें अगर आप जीतते हैं तो $500 मिलते हैं। ये वही स्पेशल लॉटरी टिकट थे जो उस गैस स्टेशन से चुराए गए थे। आखिरकार कोर्ट के फैसले का समय आता है। डीके चौधरी की हत्या के लिए स्काई मैम के खिलाफ कोर्ट का फैसला आजीवन कारावास मतलब लाइफ सेंटेंस बिना किसी पेरोल के दिया जाता है। हाँ, जज डेथ सेंटेंस नहीं सुनाते, लेकिन जब डिफेंस लॉयर कहते हैं कि सज़ा बहुत कठोर है तो जज यही कहते हैं कि स्काई मैम क्योंकि एक मानसिक बीमारी से गुजर रही हैं, तो जज ये कहते हैं कि मैंने पहले ही सज़ा कम कर दी है। उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, उसको लाइफ सेंटेंस दिया गया है। स्काई मैम ने अपनी ज़िंदगी के अगले 30 साल जेल में बिना बेल के बिताए और दूसरी ओर डीके चौधरी की जो डेड बॉडी थी वो वापस भारत भेज दी गई ताकि उनके दोस्त, रिलेटिव्स, उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स डीके चौधरी का अंतिम संस्कार कर सकें। इस वाक्य में दो परिवारों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, एक डीके चौधरी की फैमिली की और दूसरी तरफ खुद अपनी स्काई मैम की। कुछ मिनटों का पागलपन कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। ये थी डीके चौधरी की मौत की कहानी। इससे हमें जो सीखने को मिलता है वो यही है कि हमेशा होशियार रहिए, सतर्क रहिए। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले इंसान भी इसी नॉर्मल दुनिया में घूम रहे हैं और वो किसी को भी निशाना बना सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको फिर मिलूंगी किसी और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ।